सांप के हाथ खून से सने हुए थे। कई मिनट बीत गए और सांप ने कोई हरकत नहीं की। और तभी उस इलाके में घूम रही एक मक्खी उसके पास आई। कई मक्खियां सांप की लाश के चारों ओर चक्कर लगाने लगीं। पुनर्जीवित करने का मंत्र इतना शक्तिशाली था कि सांप ने उसे निष्क्रिय करने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। अब जमीन पर एक गड्ढा था और बीच में कैमस मॉर्ग का शव और सांप की लाश थी। मुंह से खून बह रहा कैमस मॉर्ग की आंखें थकावट से भरी हुई थीं। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया और उसका जला हुआ शरीर हिल नहीं रहा था। वह फर्श पर लेटी हुई थी और फर्श खून से लथपथ था। वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि मरे हुए को वापस लाने के लिए निषिद्ध मंत्र का उपयोग करने की यह कीमत चुकानी पड़ती है। वे हॉल ऑफ डार्कनेस की 666वीं मंजिल पर थे और नीचे से केवल एक छोटी सी रोशनी दिखाई दे रही थी, इसलिए कोई भी हॉल ऑफ डार्कनेस के भीतर छिपी इस जगह पर नहीं आने वाला था। उसने स्वीकार किया कि वह इस जगह पर मरने जा रही थी, और हालांकि उसके मालिक जो उसकी जगह पर मर चुके थे को यह हास्यास्पद लगेगा, उसने पहले ही सब कुछ आजमा लिया था और अब जीने की इच्छा नहीं थी। उसे याद आने लगा कि आखिरी बार उसने जंगल में विकिर को कब देखा था। हमारे लड़के ने उससे मुंह मोड़ लिया और अपनी तलवार खींचने के लिए तैयार हो गया। अगर उसे किसी बात का अफसोस था तो वह यह कि आखिरकार वह उससे कभी नहीं मिल पाई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, यह सोचकर कि शायद मरने से वह आखिरकार विकिर से मिल पाएगी। किसी ने उल्लेख किया कि वह यह सुनकर अपनी बची हुई थोड़ी सी ताकत के साथ जीना चाहती थी। थकी हुई निगाहों से कैमस मॉर्ग ने अपनी आंखें खोलीं और कुछ उलझन में पड़ गई। उसका ध्यान थके हुए स्वर में उसके बगल में पड़ी सांप की लाश पर टिका हुआ था। वह सोचे बिना नहीं रह सकी कि उसे आवाज क्यों सुनाई दे रही है और क्या उसे भ्रम हो रहा है। आवाज फिर से सुनाई देने लगी, जिससे पता चला कि यह भ्रम नहीं था। वे उसकी लालसा को महसूस करके यहाँ आए थे। कैमस मॉर्ग, जिसमें हिलने की भी ताकत नहीं थी, ने पूछा कि क्या वे राक्षस हैं जिनके बारे में उसने किताबों में पढ़ा है। आवाज ने उसके सिद्धांत की पुष्टि की। उसे एहसास हुआ कि वह राक्षसों के बारे में जानती है। राक्षस ने मुद्दे पर पहुंचने का फैसला किया। वे अपनी शक्ति से उसे बचा सकते थे। उसने पूछा कि क्या वह उनके साथ अनुबंध करना चाहती है। कैमस मॉर्ग, जिसका खून लगातार बह रहा था, ने मना कर दिया क्योंकि उसे जीवन से कोई लगाव नहीं था। यह सुनकर राक्षस उत्सुक हो गया और उसने पूछा कि वह क्या चाहती है। कैमस मॉर्ग चुपचाप सोचने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। दानव का ध्यान टूटी हुई जमीन पर केंद्रित था और उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि कैमस मॉर्ग ने किसी को पुनर्जीवित करने के लिए जादू के घेरे का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। दानव ने पूछा कि क्या कोई मृत व्यक्ति है जिसे वह देखना चाहती है। एक राक्षसी मुस्कान दिखाई दी और दानव ने खुलासा किया कि यह उसकी विशेषज्ञता थी, क्योंकि आखिरकार वह सेयर नामक भोग और भ्रष्टाचार की दानव थी। उसने कैमस मॉर्ग को उस व्यक्ति से मिलने में मदद करने का फैसला किया जिसे वह वापस जीवन में लाना चाहती थी, और उससे उसके साथ एक अनुबंध करने के लिए कहा। कैमस मॉर्ग की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं और आशा की रोशनी से चमकने लगीं। वह दानव को देखने लगी और चुपचाप सोचने लगी। उसे मरने से पहले स्नेक के शब्द याद आ गए। उसने उसे पानी में धकेल दिया था, यह कहते हुए कि उसे उम्मीद है कि वह अपने प्रियजन से फिर से मिल सकती है। कैमस मॉर्ग ने अपनी आंखें बंद कर लीं, यह नहीं जानते हुए कि क्या करना है। उसके पास जो थोड़ी ताकत बची थी, उसके साथ उसने स्वीकार कर लिया और दानव के साथ एक अनुबंध करने का फैसला किया। यह सुनते ही दानव के चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान फैल गई। कैमस मॉर्ग ने अपनी आंखें खोलीं, जो दृढ़ संकल्प के साथ चमकने लगीं।
उसने सोचा था कि उसने सब कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन अगर अभी भी कोई रास्ता बचा था तो वह हार नहीं मान सकती थी। रात हो चुकी थी और चांद आसमान में चमक रहा था और शहर के बाहरी इलाके में मॉर्ग परिवार का महल खड़ा था। कैमस महल में पहुंच गया और यह देखकर कि वह वापस आ गई है, पहरेदारों ने उसे अंदर जाने में मदद करने का फैसला किया। चिंतित नजरों से एडोल्फ, जो भारी सांस ले रहा था, और कई पहरेदार महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। कैमस मॉर्ग, जो अपने घावों से उबर चुकी थी, महल में प्रवेश कर गई और दालान से नीचे चलने लगी। एडोल्फ का ध्यान उस पर केंद्रित था और यह देखकर कि वह वापस आ गई है, वह स्तब्ध रह गया और उसने पूछा कि क्या वह जानती है कि वह उसके बारे में कितना चिंतित था। अब कैमस के बालों का रंग बदल गया था। उदास नजरों से वह जमीन की ओर देखने लगी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। एडोल्फ की नजर उसके बालों पर टिकी हुई थी और उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गई थीं। वह जानना चाहता था कि उसके बालों को क्या हुआ था और पिछले 10 दिनों से वह क्या कर रही थी, यह मानते हुए कि वह कमीना सांप ही इन सबके पीछे है। एक ठंडे भाव के साथ कैमस मॉर्ग्यू एक भी शब्द कहे बिना अपने चाचा के पास से चला गया। यह देखकर एडोल्फ की आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं और आश्चर्य में उसका जबड़ा खुला रह गया। कैमस मॉर्ग्यू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपने चाचा से दूर जाने लगी और एक ईमानदार भाव के साथ माफी मांगते हुए कहा कि वह थक गई थी। एडोल्फ और गार्ड पीछे मुड़े और उनका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। हर कोई कुछ हद तक हैरान था कि क्या हो रहा था। दानवखने वाली ने खुद को प्रकट किया और मुस्कुराने और दया महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने पूछा कि क्या एक चाचा को अनदेखा करना ठीक है, जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था। कैमस मॉर्ग की आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमकने लगीं। एक उग्र नजर से उसने दानव को चुप रहने का आदेश दिया। वह गलियारे से नीचे चलने लगी जिसमें एक सुंदर छत का लैंप था। उसने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि दानव ने अपनी उपयोगिता का प्रदर्शन नहीं किया तो वह उनके अनुबंध को तोड़ने जा रही थी। दानव ने अपनी शक्तियां दिखाने का फैसला किया। इस तरह से शेर के साथ उसका अनुबंध शुरू हुआ। दानवखने वाली अपनी शक्ति का एक हिस्सा कैमस मॉर्ग को देने जा रही थी और भुगतान के रूप में उसे विकर वैन बास्करविले के साथ फिर से मिलाने में मदद करने जा रही थी। कैमस मॉर्ग को हर दिन 1 घंटे के लिए शेर को अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण देना होगा। इस दौरान वह पूरी तरह से बेहोश रहेगी। इसके अलावा कैमस मॉर्ग को शेर और राक्षसों से संबंधित कुछ भी कहने से मना किया गया था। उस दिन के बाद वह जंगल में राक्षस कहने वाले से मिली, जहां उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी शक्तियों का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे बुरी ऊर्जा उभरी। कैमस मॉर्ग ने शेर से 2 क्षमताएं प्राप्त कीं। बालों का एक गुच्छा पकड़े हुए कैमस मॉर्ग ने अपनी हथेली खोली और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया। शेर ने अपनी बाहें पार की और एक मुस्कान के साथ चुपचाप देखने लगा। राक्षस की शक्ति की बदौलत उसे वह मिल गया जो वह चाहती थी और एक लाश को पुनर्जीवित करने की क्षमता थी। कई सेकंड बाद वह लाल बालों वाले किसी व्यक्ति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित करने में सफल रही। कैमस मॉर्ग ने अपने हाथ जोड़े और उसकी आंखें आंसू और आश्चर्य से भर गईं। उसने बिना 1 सेकंड गवाए रोज को पुनर्जीवित कर दिया था। उसने खुद को फेंक दिया और उसे गले लगा लिया। कैमस मॉर्ग्यू अपने चचेरे भाई को खोजने में सक्षम था जो बर्बर लोगों के हाथों मर गया था। कुछ दिनों के बाद वे अंधेरे के हॉल में लौट आए। कुछ मोमबत्तियों का उपयोग करके और जमीन पर एक जादुई घेरा बनाकर शेर ने उड़ना शुरू कर दिया और कई आत्माओं को नियंत्रित किया।
उसकी आंखें भ्रम और आश्चर्य में चौड़ी हो गईं क्योंकि यह पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ अनुभव किया था जिससे पता चलता है कि वह विकर की आत्मा को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकती थी जिसे कैमस मॉर्ग्यू ढूंढ रहा था। कैमस मॉर्ग्यू, जो पीछे खड़ा था, जमीन की ओर देखने लगा। फिर उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमकने लगीं क्योंकि वह हार नहीं मान सकती थी। दिन के दौरान वह रोज की देखभाल करने के बहाने के रूप में कपड़ों की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करती थी और रात के दौरान वह विकर की तलाश में इधर-उधर घूमती थी। उसकी माँ और चाचा ने कोई आपत्ति नहीं दिखाई और मामले में ज्यादा पूछताछ भी नहीं की। वह अपने कमरे में घुसी और कलम से एक जादुई घेरा बनाने लगी। समय के साथ वह अपनी माँ, अपने चाचा और कबीले के लोगों से दूर होने लगी क्योंकि उसके पास उनके बारे में सोचने का समय नहीं था। विकर को खोजने के लिए उसके पास किसी और चीज के बारे में सोचने का समय नहीं था। एक दिन जब वह हॉल ऑफ डार्कनेस में थी, तो कोई हंसने लगा। उसकी आंखें आश्चर्य और भ्रम से भर गईं। उसके पीछे एक सुंदर सूट पहने हुए कोई खड़ा था। गुस्से से भरी निगाहों से उसने मुड़कर पूछा कि वे यहाँ कैसे आए। यह एक राक्षस था जो मुस्कुराने लगा और कहा कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। डेंटेलियन की आंखें दुष्टता से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक गहरी निगाह से कैमस मॉर्ग को शेयर को लाने का आदेश दिया और इस तरह उस दिन के बाद रोज गायब हो गई। जबकि शेयर की आंखें बुराई से चमक रही थीं, एक मुस्कान के साथ उसने कैमस मॉर्ग को समझाया कि उसके सहयोगी नौवीं लाश ने कहा कि उसे एक नौकर की जरूरत है और उसने रोज को ले लिया है, यह बताते हुए कि एक बार यह आदमी गायब हो जाने के बाद उसे फिर से ढूंढना मुश्किल है। शेयर का सहयोगी और एक दानव डेंटेलियन रोज को ले गया और गायब हो गया। कैमस मॉर्ग क्रोधित हो गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूछा कि शेयर ने डेंटेलियन को अपने चचेरे भाई को कैसे ले जाने दिया। शेयर ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, उसकी ओर मुड़ी और एक मुस्कान के साथ समझाया कि रोज मर चुकी है। वह उसे फिर से ठीक कर सकती थी, इसलिए उसने कैमस मॉर्ग से नाराज न होने के लिए कहा। कैमस मॉर्ग की आंखें क्रोध से चमकने लगीं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसे यह एहसास होने में देर नहीं लगी कि वह अंदर से एक दानव है। और जिस दिन वह रोज की तलाश में गई, वह अनाथालय के छात्रावास में पहुंची जहां विकर ने दानव डेंटेलियन को हराया था। रात हो चुकी थी और इमारत आधी कटी हुई थी। जब उसने रोज को होश में लाया तो कोई दिखाई दिया। कैमस मॉर्ग की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं और वह पलट गई। यह विकर था। एक तीक्ष्ण निगाह से हमारे लड़के ने अपना धनुष खींचा और मन का तीर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। वर्तमान में वापस हवा चलने लगी। कैमस मॉर्ग के बालों की लटें हिलने लगीं। हमारे लड़के ने बताया कि कुछ समय बीत चुका था। विकर को देखते ही वह जमीन पर घुटनों के बल गिर गई और उसकी आंखें आंसू और उदासी से भर गईं। विकर ने अपना मुखौटा उतार दिया था और वह दीवार के छेद से हमारे लड़के को देखने लगी। कंकालों को चुपचाप देखा। एक खुशनुमा भाव और मुस्कान के साथ विकर को एहसास हुआ कि जब उसने उसे आखिरी बार देखा था, तब से वह बहुत बदल गई है। यह देखकर कि विकर जीवित है, कैमस मॉर्ग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह खुद को रोने से नहीं रोक पाई और वह उससे जो कुछ पूछना चाहती थी, उसे कहने ही वाली थी। विकर कंकालों की दीवार से दूर चला गया और उसकी ओर चलने लगा। कैमस मॉर्ग ने जमीन पर नजर डालना शुरू कर दिया, बिना यह जाने कि विकर इतनी शांति से बातें क्यों कर रहा था, जबकि उन्हें आखिरी बार मिले हुए इतना समय बीत चुका था, और नहीं यह कि अगर वह जीवित था तो वह उसे खोजने क्यों नहीं आया।
विकर को नहीं पता था कि उसके लिए यह कितना मुश्किल था और न ही उसने उसे फिर से देखने के लिए कितना संघर्ष किया था। जब हमारा लड़का उसके करीब आ रहा था, कैमस मॉर्ग खुद को रोक नहीं सका और एक भी शब्द नहीं बोला। विकर उसके सामने रुक गया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक राक्षस के साथ अनुबंध किया था। वह जानना चाहता था कि क्या हुआ था। उसने एक भी शब्द नहीं कहा क्योंकि वह चाहती थी कि विकर उसे उसके अंतिम क्षणों में एक शांत महिला के रूप में देखे, बिना पूछे भी। वह महसूस कर सकती थी कि विकर की आंखों की गहराई पहले कभी इतनी गहरी नहीं दिखी थी। वह उसके विपरीत इतना सुंदर व्यक्ति बन गया था जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। विकर की आंखें भ्रम से भर गईं और एक आश्चर्यचकित भाव के साथ उसने कैमस मॉर्ग का ध्यान आकर्षित किया। उसने अपना सिर उठाया और चुपचाप हमारे लड़के को देखने लगी। उसका समय जल्द ही समाप्त होने वाला था और जब ऐसा हुआ तो विकर को शेर के खिलाफ लड़ना होगा। कैमस मॉर्ग विकर के लिए आखिरी चीज जो कर सकता था वह उसे फिर से अकेले लड़ने नहीं देना था। लेकिन अब जब वह उसे फिर से देख पाई थी तो अपने दिल की गहराई से उसने हमारे लड़के को उसे पहचानने और खोजने के लिए धन्यवाद दिया। यह सुनकर विकर की आंखें डर और भ्रम में चौड़ी हो गईं। कैमस मॉर्ग के नीचे एक जादुई घेरा दिखाई दिया और फिर उसमें से कांटे निकलने लगे। आंखों में आंसू और खुशी के साथ उसने विकर को 100 में से 100 अंक दिए। कांटे उसकी ओर बढ़े। कैमस मॉर्ग ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए स्वीकार किया कि वह खुश थी। उसी समय जमीन पर खून का एक तालाब दिखाई दिया और खून के छींटे कैमस मॉर्ग के चेहरे पर गिरे, जिससे उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं और वह सदमे में आ गई। इससे पहले कि कांटे उसे चोट पहुंचा पाते, विकर ने उसे गले लगा लिया और कांटे सीधे अपने हाथ में ले लिए। भ्रमित और भयभीत नजर से उसने पूछा कि विकर ने ऐसा क्यों किया। कांटे विकर की पीठ में चुभ गए थे। शांत स्वर में उसने समझाया कि वह समझता है कि वह उसे नहीं बता सकती क्योंकि उसका राक्षस के साथ अनुबंध था। विकर ने उसे कसकर गले लगाया क्योंकि जब वे लड़े थे तब वह कोई गंभीर वार नहीं कर पाई थी। कैमस मॉर्ग रोने लगा, बिना यह जाने कि वह फिर से ऐसा क्यों कर रहा था। विकर ने जमीन पर नजर डालना शुरू कर दिया और कहा कि अगर उसकी जिंदगी खत्म करना उसे यह बताने का एक तरीका था कि वह इसके बारे में बात नहीं कर सकती, तो उसे उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। उसने उससे कहा कि वह उसे इसका ख्याल रखने दे। विकर की आंखें नफरत से चमकने लगीं, क्योंकि वह कभी भी किसी राक्षस से हारने वाला नहीं था। राक्षस कहने वाले ने कैमस मॉर्ग के शरीर पर नियंत्रण कर लिया और जब उसकी आंखें चमक रही थीं, तो उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।